आर्थिक गतिविधियाँ। प्रचलित कीमतों पर राज्य के आय के त्वरित अनुमान 2022-23 जनवरी 2024 को अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रचलित चालू कीमतों पर राज्य आय के वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान जारी किए गए हैं। 2022-23 के त्वरित अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधान का अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम व त्वरित आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आय के वर्ष 2022-23 के प्रचलित भावों पर ध्यान। त्वरित अनुमान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 22,58,040 ये जो गत वर्ष 14.3% की वृद्धि को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है इतना अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 14.3% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक खंडों का सकल राज्य मूल्यवर्धन क्रमशः 5,59,210 करोड़ रुपया, 5,48,163 करोड़ रुपया और इतना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष से क्रमशः 14.9%, 12.2% और 14.8% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में फसल, पशुपालन, विनिर्माण एवं सेवा उपखंड के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में गत वर्ष क्रमशः 10.7%, 19.8% और 11.2% तथा 14.8% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 83,636 रुपये आकलित है, जो गत वर्ष 13.3% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 में सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA का खंडवार वितरण इस प्रकार है। प्राथमिक खंड स्तर 27.1%, द्वितीय खंड स्तर 26.6%, तृतीय खंड 46.4%। राज्य आय के त्वरित अनुमान 2021-22 फरवरी 2023 में। अब ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्थिर मूल्य 2011-12 मूल्यों पर राज्य का आय 2021-22 बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 2011-12 कीमतों 2011-12 कीमतों पर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद इतना करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। वर्ष 2020-21 के अंतिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद इतना करोड़ रुपए आकलित किया गया है और वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद 9.6% की वृद्धि है। आधार कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों में स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 1,11,23,455 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जबकि 2020-21 के अंतिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन 10,26,120.22 करोड़ रुपये आकलित है। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन 9.5% की वृद्धि दर पर लक्षित हुई है। 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 14.6, 10.3, 6.5% है।
बाजार मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों में स्थिर 2011-12 कीमतों पर प्रदेश का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 9,97,961.99 करोड़ रुपए था। निवल राज्य घरेलू उत्पाद इतना है। 2021-22 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्र का क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान है वो 25.3% है, द्वितीय क्षेत्र में 26.7% और तृतीय क्षेत्र में 48% है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 25.3, द्वितीय क्षेत्र का 67.7। ये वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार वितरण है, कि जिसमें प्राथमिक क्षेत्र 25.3 है, द्वितीय क्षेत्र का 26.7, तृतीय क्षेत्र का 48% है। प्रचलित चालू कीमतों पर राज्य आय 2021-22 बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 19,16,913 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। आधार कीमतों पर सकल राज्य मूल्य (जीएसवीए) वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन इतना करोड़ रुपए हैं। बाजार मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद इतना करोड़ है। सब याद नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे पढ़ना नहीं। प्रति व्यक्ति आय ये इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में वर्ष 2020-21 के अंतिम अनुमानों में 61,374 रुपये 2020-21 के अनुमानों के अनुसार 61,374 रुपये तथा वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों में 70,792 रुपये आकलित थी। 70,792 रुपये आकलित थी, जबकि इसी अवधि के दौरान 2011-12 कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 39,298 करोड़ रुपये 39,298 रुपये तथा 42,525 रुपये अनुमानित थी। 2011-12 में ना कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः इतना थी। ये सब नहीं करना है, बस ये हमें 2020-21 वाला याद करना है कि अंतिम अनुमान के अनुसार 61,374 रुपये था। वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों में 70,792 रुपये आकलित थे। अब वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन (जीएसवीए) का क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार है। 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र का 28.4%, द्वितीय क्षेत्र का 24.6% और तृतीय क्षेत्र का 47%। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट इसका। स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर कृषि वानिकी मत्स्य पालन में ना प्रचलित कीमतों पर प्रतिशत वृद्धि 2022-23 में 13.4% हुआ कृषि वानिकी मत्स्य पालन में, और स्थिर कीमत 2011-12 कीमतों में जो वृद्धि हुई वो 14.8% हुई। फसलें जो था 2021-22 के प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि हुई 20.1% था। पशुपालन जो है 9.4% वृद्धि हुई है। प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि हुई है, जैसे कि पशुपालन पर 9.4% वृद्धि हुई है और स्थिर कीमतों पर यही 10.4% वृद्धि हुई है। वानिकी एवं लट्ठा
ये सब नहीं पूछेगा। मत्स्य पालन, जलीय वृद्धि, खनन उत्खनन, हाँ खनन उत्खनन ये पूछ सकता है कि 59.1% की वृद्धि हुई है 2022-23 में, और स्थिर कीमत पे 12.1% वृद्धि। तो कुल मिला के प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है ना, प्राथमिक क्षेत्र में 2022-23 में 12.2% और 2021-22 में 14.9% है। और जो स्थिर कीमतों वृद्धि होगी प्राथमिक क्षेत्र में 62, प्राथमिक क्षेत्र में वो 6 प्राथमिक क्षेत्र में जो नुकसान हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 1.2% की वृद्धि 2020-21 और 21-22 में 14.6%। विनिर्माण क्षेत्र में कुल मिलाकर के जो वृद्धि हुई है द्वितीय क्षेत्र में 14.9 2021-22 में, 22-23 में 14.2, 22-23 में जो है 12.2%। द्वितीय क्षेत्र में जो वृद्धि 2022-23 में हुआ वो 12.2% हुआ, और जो स्थिर कीमत पे वृद्धि हुई वो 10.3% की वृद्धि हुई। द्वितीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र में 14.8%, तृतीय क्षेत्र में 14.8% और 6.5% की स्थिर कीमतों पर ये वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। जीएसडीवी बाजार कीमतों पर 14.3% वृद्धि हुई है। उत्पाद सहायक की सब्सिडी 2.6%। सकल राज्य मूल्यवर्धन चालू कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय स्तर का योगदान। कृषि एवं मत्स्य वानिकी का योगदान 2022-23 में 25.9% है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 27.1% है 2022-23 में। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 2022-23 में 26.6% है। और तृतीय क्षेत्र का योगदान 46.4% है। राज्य के सकल मूल्यवर्धन प्रतिशत वितरण स्थायी 2011-12 में, 2020-21 से 21-22 में। राज्य सकल मूल्यवर्धन बुनियादी मूल्यों पर प्रतिशत वितरण प्रचलित कीमतों पे ना। ये जो 2021-22 वाला है, राज्य के सकल मूल्यवर्धन बुनियादी मूल्यों पर प्रतिशत वितरण या स्थायी कीमतों पर 2011-12 कीमतों पर, तो इसमें 48% योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, नहीं 25% योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, और द्वितीय क्षेत्र का 26.7% है, और तृतीय क्षेत्र का 48% है। राज्य के सकल मूल्यवर्धन बुनियादी मूल्यों पर प्रतिशत वितरण प्रचलित कीमतों पर 2021-22 में प्राथमिक कीमतों पर 28.4%, तृतीय कीमतों पर 47% और द्वितीय कीमतों पर 46.4%।
जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उत्तर प्रदेश वर्ष 2021-22। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन विभाग के अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक सकल निवल जिला घरेलू उत्पाद वाले 5 जिले और वही क्रम में गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, मेरठ। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 5 जिले। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 5 जिले और वही क्रम में हैं गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और आगरा। ये क्या है? सर्वाधिक सकल निवल जिला घरेलू उत्पाद वाले मतलब जिसका सर्वाधिक घरेलू उत्पाद है कुल मिला के गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। और 2021-22 के अंतिम में न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद किसका है? चित्रकूट, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, औरैया, बलरामपुर। 2021-22 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद वाले 5 जिले और वही क्रम में गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, एटा, आगरा, लखनऊ। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति किसका? गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, फिर एटा का। वही है जहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा। और प्रति व्यक्ति आय में गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पे मेरठ, फिर एटा, फिर आगरा, लखनऊ। वर्ष 2021-22 में न्यूनतम प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद वाले 5 जिले 75 हैं बलरामपुर, 74 बहराइच, 73 संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश 2021-22 में संभावना सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े इस प्रकार हैं। ये सब दिया 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये सब दिया है। 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग अधिनियम 1951 के उपबंधों के साथ साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अनुसरण में भारत सरकार के राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया। 15वां वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के द्वारा निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के संबंधी भाग के आवंटन के बारे में। उल्लेखनीय कि संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन करों के शुद्ध आगमों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजन किया जाता है। उल्लेखनीय कि संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन करों के शुद्ध आगमों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजन किया जाता है। भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के शासित करने वाले सिद्धांत एवं संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड 1 परंतु में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 275 के अधीन राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को संदर्भ की जाने वाली धनराशि है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य द्वारा संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय आयोग ने केंद्र और राज्यों के वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकदी शेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रहने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा के साथ राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा के संदर्भ में अपनी प्रस्तुत संस्तुतियाँ दी। आयोग ने अपनी सिफारिशों हेतु वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग किया है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशें मूलतः 1 अप्रैल 2020 में 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होनी थीं, लेकिन आयोग द्वारा कोविड-19 की महामारी से उपजी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पहली रिपोर्ट 2020-21 के लिए तथा दूसरी रिपोर्ट वर्ष 2021 से 26 के लिए। 15वें वित्त आयोग ने मूलतः 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होनी थी, लेकिन आयोग के कोविड-19 महामारी से उपजी परिस्थितियों के कारण 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पहली रिपोर्ट 2020-21 के लिए तथा दूसरी रिपोर्ट वर्ष 2021 से 26 के लिए, मतलब 2021 से 21-26 तक। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 2020-21 तथा 21 से 26 की अवधि हेतु 41% निर्धारित किया है, जो 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2015 से 20 की अवधि में 42% रहने के स्तर पर था। वस्तुतः राज्यों के हिस्से में 12वें वित्त आयोग द्वारा की गई इस 1% की कमी का समायोजन नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए किया गया है, जिन्हें अब केंद्र से धनराशि प्राप्त होगी। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को शैक्षणिक हस्तांतरण के मानदंडों के भारांश और उसकी 14वें वित्त आयोग की तुलना अग्रलिखित है। 15वां वित्त आयोग और 14वां वित्त आयोग भारांश 2021-21-26। 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिए 15%, आय अंतराल के लिए 45%, वन पारिस्थितिकी के लिए 10%, जनसांख्यिकीय निष्पादन के लिए 12.5% और कर राजकोषीय प्रयास कर के लिए 2.5% दिया है। और ठीक यही दिया था 2020-21 वाले रिपोर्ट में। अब 14वां वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था उसमें क्या था, जनसंख्या 1971 लिया था और 17.5% जनसंख्या को दिया था और क्षेत्रफल को 15% दिया था, आय अंतराल को 50% दे दिया था, वनावरण को 7.5% और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को 10%। एक इसमें गायब था। तो 15वें वित्त आयोग पहले वित्त आयोग की अपेक्षा ज़्यादा शांत है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को आंतरिक हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश को मिला है, दूसरे स्थान पर बिहार है। केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों विभाज्य पूलों में अधिकतम हिस्सेदारी शीर्ष 3 राज्यों की है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को जो है ना एक तरीके से जो है 17% मान लीजिए 2021 से 26 में, बिहार को 2021 से 26 के लिए 10% और मध्य प्रदेश को 7.8%। ये प्रतिशत मान लीजिए, वो जो भी संख्या है याद करने के लिए बस। वह 2020-21 एवं 21 से 26 हेतु 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में न्यूनतम हिस्सेदारी वाले राज्य क्रमशः गोवा एवं सिक्किम हैं। केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों या विभाज्य पूलों में न्यूनतम हिस्सेदारी वाले 3 राज्यों के हिस्सा प्रतिशत हैं। गोवा 0.386%, ओके। केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों या विभाज्य पूल में से न्यूनतम हिस्सेदारी वाले 3 राज्य गोवा 0.386, बस ऐसे याद रखिए, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, इतना ही बस याद करिए, ज़्यादा नहीं। 15वें वित्त आयोग द्वारा 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु
9,752 करोड़ रुपये आवंटित किया। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 9,752 करोड़ रुपये आवंटित किया ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए, जो देश भर के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल अनुदानित राशि 60,750 करोड़ रुपए का 16.5% है। इसी तरह 2020-21 में शहरी स्थानीय निकायों हेतु उत्तर प्रदेश को 4,695 करोड़ रुपये मतलब 16.05% आवंटित किया गया। और वर्ष 2021 से 26 हेतु 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रदत्त प्रमुख सहायता अनुदानों का विवरण इस प्रकार है। राजस्व घाटा अनुदान दिया 2,94,514 करोड़। ये सब नहीं पूछेगा। तो हिस्सा केवल समग्र अनुदान के उत्तर प्रदेश का हिस्सा ये याद कर लीजिए। स्थानीय निकायों को अनुदान 15.69%, स्वास्थ्य अनुदान 13.87%, स्वास्थ्य अनुदान 13.87%, ग्रामीण स्थानीय निकाय 16.5%, शहरी स्थानीय निकाय 16.5% और आपदा 8.72%। प्रमुख क्षेत्र विशिष्ट अनुदान 12.93%। ये सब छोड़िए, जाने दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। छठी आर्थिक गणना 2012-13 उत्तर प्रदेश। वर्ष 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम बार आर्थिक गणना कराई गई। तत्पश्चात 1981 के बाद फिर 2005 में आर्थिक जनगणना कार्य संपन्न हुआ। इस श्रृंखला में छठी आर्थिक गणना वर्ष 2012-13 के अंतर्गत समस्त कृषि और अकृषि उद्यमों, फसल उत्पादन, वृक्षारोपण, लोक प्रशासन, रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा योजना की विधियों को छोड़कर का गणना कार्य प्रदेश में माह जून 2013 से माह अगस्त में 2013 में निर्धारित अवधि में संपन्न कराया गया। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों एवं तत्कालीन 71 जनपदों के अंतर्गत आर्थिक गणना संपन्न कराई गई। जनगणना 2011 में भौगोलिक आधार पर बनाए गए प्रगणन खंडों की प्राथमिक इकाई मानते हुए गणना कार्य कराया गया है। छठी आर्थिक गणना 2012-13। ये सब कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुलनात्मक रूप से भारत के अन्य राज्यों के सापेक्ष सबसे अधिक उद्यम उत्तर प्रदेश में है, 11.43%। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्वेस्ट यूपी। जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल इन्वेस्ट यूपी नाम से उत्तर प्रदेश प्रोत्साहन सुविधा एजेंसी गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इन्वेस्ट यूपी 2020 की बात है। इसमें बुलाया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों को कि आए निवेश करें और एक छत के नीचे राज्य व्यवस्था की स्थापना पर 1900 उद्योग बंधु की स्थापना 1 जनवरी 1999 को हुआ। उल्लेखनीय कि प्रदेश की 1998 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेशकों एवं उद्यमियों के प्रोत्साहन एवं उनकी समस्याओं का निवारण
उद्योग धंधे की स्थापना 1 जनवरी 1999 को हुआ था। हाँ। पशुधन जो है 90.77% कृषि क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ थी, जबकि गैर कृषि गतिविधियों में खुदरा व्यापार 44.67%। उसके बाद निर्माण क्षेत्र, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। खुदरा प्रमाण ये सब छोड़ देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 77.33% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 77.73%। प्रदेश के कुल ग्रामीण परिवारों में से 74.8% परिवार कृषक परिवार हैं, और यह देश की कुल कृषक परिवारों की लगभग 20% है। छठी आर्थिक गणना 2012-13 के दौरान कुल 66.84 लाख उद्यमों में 4.82 लाख उद्यम महिला उद्यमियों के द्वारा संचालित किया गया, जो कि कुल उद्यमों का 7.21% है। महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के अनुसार कृषि शीर्ष 5 आर्थिक गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। कृषि गतिविधियाँ 27.33% कृषि गतिविधियाँ, सुंदर व्यापार 77.19%, और पाँचवीं और छठवीं आर्थिक गणना के बीच तुलना, ये सब छोड़िए, बहुत पुराना हो गया, इससे नहीं पूछेगा। रोजगार सबसे कम वृद्धि वाला जनपद बागपत, अच्छा पढ़ ही लेते हैं। ये जो था ना, छोटे छोटे महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के अनुसार शीर्ष 5 आर्थिक गतिविधियाँ इस प्रकार है। कृषि गतिविधि 27%, खुदरा 27%, विनिर्माण 29%, ये सब है। महिला उद्यमों के स्वामित्व और संचालित उद्यमों की कुल संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर शीर्ष 5 जनपद कौन से हैं? बरेली 6.26%, प्रयागराज 5.41%, बुलंदशहर, मेरठ और फिर लखनऊ। ये महिला उद्यमियों के स्वामित्व में संचालित उद्यमों की कुल संख्या है प्रतिशत में। बरेली, प्रयागराज, बुलंदशहर। वर्ष 2005 से 13 के दौरान उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से उद्यमों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR 6.55। इन संदर्भित अवधि निर्माण में पांचवी एवं छठी आर्थिक गणना के बीच तुलना। अब 2005 से 13 की अवधि में उद्यमों की संख्या में कुल वृद्धि दर 67.38% है। ग्रामीण क्षेत्र में 90% और नगरीय क्षेत्र में 39% दर्ज की गई है। उद्यमों में उच्च प्रतिशत की वृद्धि वाले शीर्ष 5 जनपद हैं बुलंदशहर, इटावा, अमरोहा। जो उद्यम में सर्वाधिक प्रतिशतता है ना, बुलंदशहर का है, फिर इटावा का है, अमरोहा का है, बरेली का है फिर।
और उद्यमियों में न्यूनतम प्रतिशतता योगदान वृद्धि वाले 5 जनपद कौन हैं? 12.40%, उन्नाव 14.38%। रोजगार की वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष जनपद बुलंदशहर कौन सा है? अमरोहा। रोजगार की दृष्टि से 5 शीर्ष जनपद जो है बुलंदशहर, फिर अमरोहा, फिर हाथरस, फिर आगरा, फिर बरेली। रोजगार की सबसे कम वृद्धि वाला जनपद बागपत, चित्रकूट, जौनपुर। संयुक्त रूप से उद्यमों की वृद्धि 24.09% होता है। 13.79 औसत उद्यमों की संख्या के साथ जनपद गोंडा की स्थापना। पांचवी आर्थिक गणना के सापेक्ष सर्वाधिक औसत पांचवी आर्थिक गणना के सापेक्ष सर्वाधिक उद्यमों वाले 5 जनपद बरेली, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ। तो सर्वाधिक उद्यम जहां है बरेली में है, फिर बुलंदशहर में है, फिर मेरठ में है, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, बुलंदशहर, मेरठ। प्रदेश में 26 जनपद ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर औसत उद्यमों की संख्या राज्य के औसत उद्यमों की संख्या से अधिक है। अच्छा, ये सब हो गया। सर्वाधिक उद्यम वाले 10 राज्य हैं में से लखनऊ और गाजियाबाद को छोड़कर शेष 8 जनपद ग्रामीण जन उद्यमों के संदर्भ में उच्च स्थान पर हासिल किए हैं। ग्रामीण उद्यमों में प्रतिशत के साथ बुलंदशहर रैंकिंग में सबसे ऊपर है। इसके बाद बदायूं 4.29%, अलीगढ़ 4.08%, मुरादाबाद है। फिर उसके बाद नगरीय उद्यम में जनपद लखनऊ 5.94% हिस्सेदारी शीर्ष पर है। उसके बाद गाजियाबाद, फिर कानपुर में है। पांचवी आर्थिक गणना के सापेक्ष सबसे कम उद्यमों वाले 5 जनपद। सबसे कम उद्यम जो है चित्रकूट, श्रावस्ती, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, ये है। ये सब पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्तर प्रदेश का क्षेत्रवार वृद्धि, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इधर ऊपर जो है कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसे पढ़ना हो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। वर्ष 2005 से वर्ष 2013 के मध्य पश्चिमी संभाग और उद्यमों की संयुक्त वृद्धि 147.36% है। ग्रामीण 49.10%, नगरीय 96.12% का, मध्य संभाग का 67.23% है। संयुक्त रूप से उद्यमों की वृद्धि दर बुंदेलखंड संभाग में पूर्वी संभाग की तुलना में अधिक रही है। रोजगार के दिशा से पश्चिमी संभाग में संयुक्त राज्य बेरोजगार की वृद्धि पर 143 रोजगार की दृष्टि से पश्चिमी संभाग में संयुक्त रूप से रोजगार वृद्धि दर 143.36%, ग्रामीण 82.42%, नगरीय 110.63%। ये सब हैं। बुंदेलखंड संभाग, ये सब इधर दिए हैं इम्पोर्टेंट चीज़, ये इम्पोर्टेंट है।
पहले ये देख लीजिए, योजनाओं का डेट ही देख लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय 51 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66, चतुर्थ 69 से 74, तिथि के बाद देखिए 3 साल का गैप है। तिथि के बाद ना चतुर्थ योजना 1969 से 74, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, छठी 1980 से 85, सातवीं जो तृतीय योजना है ना, इसमें 1961 से 66, चतुर्थ योजना 1969 से 74, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं योजना 1985 से 90, आठवीं 92 से 97, दें 2 साल का गैप। और नवी योजना 1997 से 2002, 10वीं योजना 2002 से 2007, 2007 हो गया। छठी योजना 1985 से 85, सातवीं 85 से 90, आठवीं 1992 से 97, नौवीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 7 और 11वीं 2007 से 12। प्राथमिक क्षेत्र में ना, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कुल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल जो वृद्धि दर आकी गई थी 2% आके गए थे, जिसमें से प्राथमिक क्षेत्र में 1.8, द्वितीय क्षेत्र में 1.6 और तृतीय में 3% आकी गई। द्वितीय योजना जो 1.5 से तो प्रथम जो योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना यूपी का, कुल 2% हुआ था वृद्धि इसमें, जिसमें से 1.8% प्राथमिक क्षेत्र में, 1.6 द्वितीय में और 3 तृतीय में 3। हाँ, द्वितीय योजना जो था इसमें 1.5 प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय 3.26%, द्वितीय में, तृतीय में 2.3%, टोटल मिला के 1.9% हुआ। और तृतीय योजना जो 61 से 66 था, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में -2, इसमें भी पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ था, पाकिस्तान चाइना थी, इसलिए ये सब था। प्राथमिक क्षेत्र में -2, द्वितीय में 9.2 और तृतीय में 2.6% था, और कुल जो था 1.6% वृद्धि दर हुआ। चतुर्थ योजना, जो चतुर्थ योजना है, चतुर्थ योजना में प्राथमिक क्षेत्र में 0.9%, जो चतुर्थ योजना है, चतुर्थ योजना में 0.9% और द्वितीय क्षेत्र में 6.7%, तृतीय क्षेत्र में 2.9% और कुल 2.3%। पाँचवीं योजना 1974 से 79, पाँचवीं योजना 1974 से 1979 था। प्राथमिक क्षेत्र में 5.5%, द्वितीय क्षेत्र में 7.3%, तृतीय क्षेत्र में 5.3%, कुल मिला के 5.7% हुआ। छठी योजना में 9.6% छठी योजना, द्वितीय 9.5% वृद्धि हुआ, तृतीय में 6.5% की वृद्धि हुआ, कुल मिला के 8.7% की वृद्धि हुआ। सातवीं योजना में 2.7% की वृद्धि हुआ, द्वितीय में 8.8 की वृद्धि हुआ, तृतीय में 8% की वृद्धि हुआ और कुल मिला के 5.7% की वृद्धि हुई। सातवीं में, आठवीं में 2.5% योजना,
8वीं में 2.5% योगदान, द्वितीय का 3.3% और तृतीय का 3.9%, कुल मिला के 3.2%। नवी योजना का 1.6%, द्वितीय क्षेत्र का 0.9% और तृतीय क्षेत्र का 3.8%, कुल 2% की वृद्धि हुआ। 10वीं योजना में 1.8%, द्वितीय योजना में 10.8%, तृतीय योजना में 5.2% और कुल 5.2%। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में था। 11वीं योजना में 2007 से 12 3.1% और फिर 5.4% द्वितीयक में, तृतीय क्षेत्र में 9.6%, कुल मिला के 11वीं में 6.9%। तो देखिए सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रहा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 6.9% रहा, और न्यूनतम किस में रहा, तृतीय योजना में सबसे कम रहा। वृद्धि दर तृतीय योजना में, पंचवर्षीय योजना में सबसे कम रहा 1.6% और सर्वाधिक रहा, नहीं सॉरी गलत आपने पढ़ दिया है, सबसे ज़्यादा इधर छठी पंचवर्षीय योजना में रहा 8.7%। छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा रहा 8.7% और न्यूनतम जो रहा वो 1.9% रहा।